नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्ज़ाम पर। आज हम आपके लिए फ़िज़िक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आज हम जितने भी प्रश्न डिस्कस करेंगे उनमें से आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम, यूपी टीजीटी एग्ज़ाम, यूपी पीजीटी एग्ज़ाम और सभी साइंस लेक्चरार के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, आज की वीडियो में से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है? अर्थात किस एक के लिए केशिकात्व कारण नहीं है? स्याही का सोखना केशिकात्व के कारण होता है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना भी केशिकात्व का कारण है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना भी केशिकात्व के कारण होता है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना परासरण के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पौधों की जड़ों से ऊपर की ओर जल का चढ़ना परासरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, जल की सतह पर एक सुई तैरती है, इसका कारण है? जल की सतह पर सुई के तैरने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैर सकती है, अन्यथा यदि पृष्ठ तनाव नहीं होता तो सुई नहीं तैर सकती। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तो द्रव की एक छोटी बूंद आकृति निर्धारित करती है। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तो द्रव की एक छोटी बूंद आकृति निर्धारित होती है, किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि द्रव की बड़ी बूंद पर उसका भार या पृथ्वी का गुरुत्व बल लगता है, परंतु छोटी बूंद की आकृति मुख्यतः जो भी छोटी बूंद की आकृति होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? 0 केल्विन अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर शून्य होती है, क्योंकि गैसों के अणु गति के सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें तो परम शून्य ताप अर्थात 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर आदर्श गैसों के अणुओं के दोलन समाप्त होती है, इसलिए उनकी गतिज ऊर्जा समाप्त हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि केश नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की लंबाई होगी। अगर केश नली का व्यास हम 2 गुना कर दें तो उसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी? लंबाई या ऊंचाई कितनी रह जाएगी? हमें पता है कि जो हाइट होती है वो उसकी त्रिज्या की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए यदि इसने पूछा है कि व्यास को 2 गुना कर दिया जाए, यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे तो h/2 व्यास आ जाएगा, और व्यास को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाली ऊंचाई की लंबाई कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी, क्योंकि ये इसका हाफ हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए पृष्ठ तनाव, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि छोटी जो बूंद होती है वो हमेशा पृष्ठ तनाव के कारण अपनी आकृति ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है। सभी को पता होगा जब भी तेज आंधी आती है जो फूस की या टीन की छतें होती है वो उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है। ये तो ऑप्शन गलत होगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। छतें कसकर नहीं बंधी है, यह भी गलत है। छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। यह ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर तो दाब उत्पन्न कर देती है, परंतु जो छत के नीचे का दाब होता है वो सामान्य रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है, उड़ते हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही, या पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, कारण वाले प्रश्न हैं। उड़ते हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों बहने लगती है? जब हम हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो फाउंटेन पेन की स्याही बाहर बहने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। तो कम वायुमंडलीय दाब के कारण पेन में स्थित वायु फैलने लगती है और उसके दाब के कारण बहने लगती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब विभिन्न व्यास की दो केशनलियाँ किसी द्रव में ऊर्ध्व रूप से डुबाई जाती हैं तो जब अलग अलग व्यास की दो केशनलियाँ किसी द्रव में डुबाई जाती हैं तो क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। अधिक त्रिज्या वाली केशनली में द्रव कम चढ़ेगा, दोनों में समान चढ़ेगा, कम त्रिज्या वाली केशनली में चढ़ेगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। अधिक त्रिज्या वाली केशनली में द्रव कम चढ़ेगा, क्योंकि जिसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी उसमें द्रव कम चढ़ेगा, क्योंकि हमारी जो ऊंचाई होती है वो द्रव के चढ़ने की जो ऊंचाई होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की, अर्थात त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला प्रश्न है, आदर्श मशीन की दक्षता कितने प्रतिशत होती है? सभी को पता होगा, डी आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि ऊंचाई के बढ़ने पर हम जानते हैं कि वायुदाब घट जाता है। जब हमारी ऊंचाई बढ़ती है तो वायुदाब घट जाता है, इसलिए क्या होता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल में लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? पेट्रोल में लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते? ऑप्शन नंबर ए है, पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील होता है और पानी उसे नहीं बुझा सकता। पेट्रोल पानी को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित करके जलने के लिए ऑक्सीजन लेता रहता है। पानी भारी होने की वजह से नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपरी सतह पर आकर जलता रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पानी हमारा भारी होता है तो इसलिए वह नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपरी सतह पर आकर जलता रहता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जब 14 वायुदाब मापी किसी उच्च पर्वत श्रृंग पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है, क्योंकि जब वायुदाब मापी को उच्च पर्वत श्रृंग पर ले जाते हैं, चोटी पर ले जाते हैं, तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न होता है, ताप में न्यूनता के साथ पारा निम्न होता है, पारे का पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, वहाँ पर वायुदाब निम्न होता है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर 14, स्प्रेयर में द्रव के ऊपर चढ़ने का कारण है। स्प्रेयर में द्रव के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ऊपरी सिरे पर दाब का कम होना। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से बहुत तीव्र गति से गुजर रही है। किसी व्यक्ति का प्लेटफॉर्म के किनारे के पास खड़े रहना क्या होगा? असुरक्षित है, क्योंकि उसके ट्रेन की ओर खींच जाने की संभावना है। ऑप्शन सी या डी में से हमें एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। असुरक्षित है क्योंकि उसके ट्रेन की ओर खींच जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है, एक पत्थर को गहरे तालाब में फेंका गया। पत्थर पानी में जैसे जैसे नीचे गिरता जाएगा उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा? पत्थर पर उत्प्लावन बल बराबर क्या होगा? पत्थर द्वारा हटाए गए जल का भार, अर्थात पत्थर के आयतन के बराबर जल का भार। चूँकि पत्थर का आयतन नियत है, अर्थात नहीं बदल रहा है, इसलिए उत्प्लावन बल भी नहीं बदलेगा, एक समान रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? बॉयल के नियम के अनुसार यदि हम देखें तो झील की तली में दाब अधिक होगा, इसलिए बुलबुले के अंदर भरी वायु का आयतन कम होगा। ऊपर आने पर दाब कम होता है तो बुलबुले की वायु का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, रेनॉल्ड संख्या के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? रेनॉल्ड संख्या के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यह द्रव या तरल के घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि रेनॉल्ड संख्या प्रयोग तरल विज्ञान में किया जाता है। यह एक विमाहीन संख्या है। इसका मान 3000 से अधिक हो तो द्रव का प्रवाह विक्षुब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर तीनों हमारे करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है, एक तरल, यह प्रश्न गलत दिया गया है इसलिए इसको हम काट देंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 20 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ऐसा क्यों होता है? बादल जब वाष्प से बनते हैं और वायु में तैरते रहते हैं तो जल वाष्प की बूंद का सीमांत वेग उनके अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए बादल का सीमांत वेग वहाँ पर ऋणात्मक हो जाता है, इसलिए वह नीचे की बजाय ऊपर उठता है, जैसे पानी में बुलबुला उठता है। तो बादल के तैरने का मुख्य कारण रो के मान का कम होना है, तो इसलिए हमारा घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज तक के प्रश्न यहीं तक थे। हमारी आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।